इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम डेटाबेस डिज़ाइन की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं और एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की नज़र से देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए कौन सा डेटा मॉडलिंग अप्रोच सबसे बेस्ट है। तो आज का एजेंडा काफ़ी दिलचस्प है। हम शुरुआत करेंगे आर्किटेक्चर की चुनौती से, फिर देखेंगे डेटा बूम का इतिहास, समझेंगे कि आखिर NoSQL है क्या, RDBMS और NoSQL के बीच की असली टक्कर, और आखिर में खोलेंगे एक आर्किटेक्ट का डेटाबेस टूलकिट। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर चैलेंज। अब देखिए, मॉडर्न ऑप्शंस को समझने के लिए हमें पहले उस पुराने ट्रेडिशनल डिज़ाइन के स्ट्रक्चर को समझना होगा जिस पर हम सालों से काम कर रहे हैं। जब भी कोई आर्किटेक्ट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाता है तो वो सीधे कोडिंग नहीं शुरू करता, राइट? वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यानी OOM का इस्तेमाल करता है। इसका सीधा सा मतलब है सिस्टम को सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नज़रिए से देखने के बजाय रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से सोचना और उसे छोटे छोटे फंक्शनल हिस्सों में बांटना, एकदम किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाने जैसा। और ये तस्वीर इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। देखिए कैसे ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को, मान लीजिए एक स्टूडेंट का नाम और पता, उसे सीधे रोज और कॉलम्स की सख्त 2 डायमेंशनल टेबल्स में फिट कर देता है। सच कहूं तो कई बार ये एक गोल छेद में चौकोर खूंटा ठोकने जैसा लगता है। सेक्शन 2, डेटा बूम का इतिहास। अब ये तो हम सब जानते हैं कि जब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं तो हर मजबूत से मजबूत नींव भी हिलने लगती है और उसे एक हेवी स्ट्रेस टेस्ट से गुजरना ही पड़ता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1970 से लेकर 2000 तक पूरी दुनिया में सिर्फ SQL और रिलेशनल डेटाबेस का ही राज था। लेकिन फिर आया .com बूम। अचानक से इंटरनेट पर डेटा की बाढ़ आ गई और हमें नए, स्केल हो सकने वाले और फुर्तीले सॉल्यूशंस चाहिए थे। इसी जरूरत ने कैसेंड्रा और MongoDB जैसे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स को और फाइनली क्लाउड को जन्म दिया। अब ये ग्राफ देखिए, ये सच में कमाल का है। लॉग स्केल पर डेटा स्टोरेज की कॉस्ट कैसे धड़ाम से नीचे गिरी है। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्टोरेज इतना सस्ता हो गया कि भारी मात्रा में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को सेव करना अब सिर्फ एक सपना नहीं रह गया था। ये एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। सेक्शन 3, NoSQL डेटाबेस को डिफाइन करना। तो जैसे जैसे डेवलपर्स का समय हार्डवेयर या फिजिकल डेटा स्टोरेज से ज्यादा महंगा होने लगा, एक बात तो साफ हो गई, हमें एक बिल्कुल नए आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की सख्त जरूरत थी। और यही एंट्री होती है NoSQL की, जिसे अक्सर नॉट ओनली SQL या नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी कहा जाता है। ये एकदम फ्लेक्सिबल और मॉड्यूलर फ्रेमवर्क है। ये उन सख्त रिलेशनल टेबल से बाहर निकलकर कई अलग-अलग डेटा मॉडल्स को हैंडल कर सकता है। चाहे मल्टीमीडिया फाइल्स हों या भारी भरकम अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये तेजी से बदलती सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर एक शब्द में कहूं तो यहाँ एजिलिटी यानी फुर्तीलापन ही सब कुछ है। स्कीमा में फ्लेक्सिबिलिटी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, क्वेरीज का बिजली की तेजी से रिस्पॉन्स और डेवलपर्स के लिए यूज करने में बेहद आसान। ये कोर फीचर्स उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जिन्हें एजाइल एनवायरनमेंट में बहुत तेजी से बदलाव करने होते हैं। सेक्शन 4, RDBMS वर्सेस NoSQL। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि असली डिफरेंस क्या है। स्केलिंग की बात करें तो जब सिस्टम पर ट्रैफिक बढ़ता है तो एक आर्किटेक्ट के पास 2 रास्ते होते हैं। या तो वो एक ही मशीन की ताकत बढ़ाए, उसमें और CPU, RAM या SSD डाल दे। इसे RDBMS में वर्टिकल स्केलेबिलिटी कहते हैं। या फिर NoSQL की तरह हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी अपनाएं, जहां आप बाहर की तरफ फैलते हैं और लोड को कई सारे अलग-अलग सर्वर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। स्ट्रक्चर के मामले में भी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। SQL डेटाबेस हमेशा एक सख्त और पहले से तय यानी स्टैटिक स्कीमा की डिमांड करते हैं, जो हाईली स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए तो ठीक है, लेकिन NoSQL ये डायनामिक और फ्लेक्सिबल स्कीमा को गले लगाता है, क्योंकि जब आपके पास विशाल और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो तो पहले से उसका शेप डिफाइन करना लिटरली इम्पॉसिबल है। सेक्शन 5, द आर्किटेक्ट्स डेटाबेस टूलकिट। देखिए, एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट कभी भी किसी एक फ्रेमवर्क को दूसरे से सुपीरियर नहीं मानता, बल्कि वो इन्हें अलग-अलग टूल्स की तरह देखता है, जो अलग-अलग स्ट्रक्चरल ज़रूरतों के हिसाब से यूज होते हैं। टूलकिट का पहला टूल है कॉलम बेस्ड डेटाबेस।
जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये बड़े डेटा सेट्स को क्वेरी करने के लिए डेटा को रोज की बजाय कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करता है। भारी भरकम डेटा एनालिटिक्स के लिए तो ये शानदार है, लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए ये उतना फिट नहीं बैठता। नेक्स्ट है हमारा ग्राफ बेस्ड डेटाबेस। ये डेटा को इंटरकनेक्टेड नोड्स, एजेस और एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में स्टोर करता है। ये कहाँ यूज होता है? सोचिए किसी सोशल मीडिया टाइमलाइन के बारे में, जहां अरबों कनेक्शंस का जाल बिछा हो और आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, वहां ये टूल एकदम परफेक्ट काम करता है। फिर आता है बेहद सिंपल पर पावरफुल की वैल्यू पेयर। इसकी सादगी ही इसकी असली ताकत है। ये एक सिंपल एसोसिएटिव एरे की तरह काम करता है, जो ट्रेडिशनल रिलेशनल मॉडल्स की सारी कॉम्प्लेक्सिटी को बाईपास कर देता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते वक्त इसके साथ थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और आखिरी में डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस। ये सबसे एडवांस्ड और वर्सेटाइल टूल्स में से एक हैं। ये जेसन फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कंपनीज बिना किसी टेंशन के कई तरह के अलग-अलग डेटा को एक ही जगह पर आसानी से स्टोर और एनालाइज कर सकती हैं। ये वाकई में बहुत काम की चीज़ है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे सामने आता है। आज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ग्लोबल नेटवर्क्स पर जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उसने आज के सबसे फ्लेक्सिबल सिस्टम्स को भी पीछे छोड़ दिया है। तो सोचिए, आने वाले कल के इन विशाल सिस्टम्स को मैनेज करने के लिए NoSQL के बाद वो कौन सा बिल्कुल नया आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क होगा जो दुनिया को बदल कर रख देगा। सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।